अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, हम लोग कल बात कर रहे थे कि हमने कहा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका इस्तेमाल पेस्ट और बीमारियों के अंदर एहतियाती तौर पे कैसा इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने देखे थे कल दो बातें। हमने कहा कि जो किसान है वो ये जात को ज्यादा केमिकल का जब वो यूज कर रहे थे तो उससे बहुत नुकसान हो रहा था। तो अब उन्होंने केमिकल का यूज करने के बजाय बायो कंट्रोल एजेंट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। बायो कंट्रोल का मतलब क्या है? जानवरों की मदद से बीमारियों की रोकथाम, उसको बोला जाता है बायो कंट्रोल। और हमने देखा कि किस तरह से, तो उसमें एक एग्जांपल जो हमने कल देखे थे वो कौन सी थी? बीटी कॉटन। उस बीटी कॉटन में किसका इस्तेमाल किया गया है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का कंप्लीट बैक्टीरिया पहले यूज करते थे, उस बैक्टीरिया से बनने वाले पाउडर को यूज करते थे। बट बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक की मदद से अब ये किया गया कि वो जीन उस प्लांट के अंदर ही क्या कर दिए? इंसर्ट कर दिए, इंजेक्ट कर दिए। तो उसको कहा जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट, कि जेनेटिकल लेवल पे हमने उस प्लांट को क्या कर दिए? मॉडिफाई कर ली। क्या करे आपने? आपने एक बैक्टीरिया लिए जिसका नाम क्या था? बैसिलस थोरेंजिनेसिस। और उस बैसिलस थोरेंजिनेसिस में आपने एक जीन निकाला, उस जीन का नाम हम आगे चल के पढ़ने वाले क्राइजीन। वो क्राइजीन को आपने उस प्लांट के अंदर डाल दिया। अब उस प्लांट को अगर लार्वा अली अलाई अगर खाती है तो वो अलाई के जिस्म में वो क्राई प्रोटीन चला जाएगा और उसकी वजह से वो जो अलाई है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी सेल है वो सब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और सेल अगर मर गए तो खुद वो लार्वा भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने दिमाग लगा के इस बीमारी से बचने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया, जिसको माइक्रोबियल बायो कंट्रोल कहा जाता है ना। इसी तरह से बैक्टीरिया की तर्ज पे और भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हमने इससे पहले भी कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिंपल मीनिंग सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है। याद आ रहा है? हमने कहा था फंजाई, प्रोटोजोआन, याद आ रहा है ना? वायरॉइड, वायरस, प्रियॉन्स, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लिस्ट में आते हैं ना। उसी तरह से हम ये करें कि पौधों के अंदर एक और बीमारी है, उसको काबू में करने के लिए जो बायोलॉजिकल कंट्रोल या बायो कंट्रोल तैयार किया गया है वो एक फफूंद की मदद से किया गया है, जिसका नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा। फफूंद मतलब फंजाई। किसके मदद से गया? फंजाई। ये जो ट्राइकोडर्मा है फंजाई, ये ट्राइकोडर्मा फंजाई की एक आजादाना पाई जाने वाली नू है। नू का मतलब क्या है? किस्म। दूसरे अल्फाज में स्पेशीज। क्या है? स्पेशीज। एक नू है, एक स्पेशीज है जो क्या करती है? जो भी प्लांट के साथ इस ट्राइकोडर्मा को आप ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा? ये फंजाई क्या करेगा? ये फंजाई उस पौधे की जड़ के इकोसिस्टम में बहुत आम होता है। इकोसिस्टम में मतलब उसका इन्वायरमेंट, उसका सराउंडिंग, जैसा हमारा इकोसिस्टम है, हमारे आजू बाजू आप लोग हैं, हवा है, लाइट है, ये पूरा घर, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो ये जड़ के आजू बाजू में, मतलब उस जड़ के अतराफ में जितनी भी मिट्टी वगैरह है उस एरिया में ये बैक्टीरिया जाके रहेगा। ठीक है ना? और ये क्या करेगा? वो पौधों के लिए, जराशीमों के लिए बहुत मुअस्सर बायो कंट्रोल क्या करेगा? एजेंट्स की तरह क्या करेगा? काम करेगा ना। अब देखो, ये एक पौधा है, इस पौधे की जड़ें, अब ये जड़ों के अतराफ में क्या हो गया? ये ट्राइकोडर्मा। तो ये है ना, ये जो ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा क्या करेगा? किसी भी पैथोजन यानी किसी भी फॉरेन एजेंट जो बीमारी करने वाला है, भले ही वो कोई फंजाई हो, लेकिन अगर वो फंजाई उस पौधे को बीमारी देने वाला है तो ये ट्राइकोडर्मा उसको क्या कर लेगा? पकड़ लेगा और पकड़ के उसको क्या कर देगा? किल कर देगा। इसी तरह से वो क्या करता है? पैथोजेंस के अगेंस्ट में क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर ये बना देगा। इस तरह से वो क्या करेगा? इंड्यूस द रेजिस्टेंस फॉर द प्लांट डिजीज कंट्रोल। वो क्या करेगा? उस पौधे की दीवार, उस पौधे के तरफ में एक दीवार बना देगा, जिसकी वजह से कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन, कोई फंजाई उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से ये ट्राइकोडर्मा होता है जो प्लांट के अगेंस्ट में क्या करता है? प्रोटेक्शन। इसी तरह से निमेटोड, निमेटोड मतलब सिद्धोड़ है ना, ये इनके अगेंस्ट में वो क्या करेगा? उनको किल कर देगा। तो पौधे की जड़ों के अतराफ में ये क्या करते हैं? एक हिफाजती तह बना देगा, जिसकी वजह से अब उस जड़ों तक कोई भी पैथोजन रीच नहीं हो सकता, रसाई नहीं कर सकता, वहां तक नहीं जा सकता। और ये काम कौन कर रहा है? ट्राइकोडर्मा। ठीक है ना। दूसरा, बैक्यूलो वायरसेस।
बैक्यूलोवायरसेस वो जरासीम हैं जो कीड़ों और दूसरे आर्थ्रोपोड्स पर हमला करते हैं। बतौर बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादातर बैक्यूलोवायरसेस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस कौन है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस से ताल्लुक रखते हैं। यानी यहां पर जो बैक्यूलो वायरसेस है, ये बैक्यूलो वायरसेस इंपॉर्टेंट, यानी हम सिंपल ये बोलेंगे कि पहले जिस तरह से बैक्टीरिया का इस्तेमाल आपने बायो कंट्रोल के तौर पे किया, फंजाई का इस्तेमाल किया, वैसे आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? वायरस। कौन से वाले वायरस का? बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस में भी कौन से वाले वायरस की? वो बैक्यूलो वायरस की फैमिली जिसके पास क्या है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। इससे क्या होगा? ये वायरसेस ऐसे मखसूस इंसेक्टिसाइडल कंट्रोल के लिए बेहतरीन है जिनका दायरा महदूद है। यानी ये क्या करेंगे? इंसेक्टिसाइडल, यानी ये इंसेक्ट्स को किल करेंगे, और ऐसे इंसेक्ट्स को किल करेंगे जिनका दायरा बहुत महदूद है। दायरा महदूद है मतलब वो पर्टिकुलर जगह पर जाके इन्फेक्शन करते हैं। दायरा मतलब वो बहुत सारे प्लांट की वैरायटी को नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई कीड़ा है, वो सिर्फ रेशम के पौधे को ही इन्फेक्ट करता है, कोई कीड़ा है वो सिर्फ कपास के पौधे को ही इन्फेक्ट करता है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि ऐसे स्पेसिफिक कीड़ों के अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हैं? बैक्यूलो वायरसेस का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों में, पिस्तानियों में, परिंदों में, मछलियों, यहां तक कि इन कीड़ों पर भी इनका कोई मनफी असर नहीं होता जो निशाने पर ना हो। यानी आपने क्या किया? एक बैक्यूलो वायरस लिया, इसलिए लिया ताकि आप मच्छर को मारे। एग्जाम्पल बोल रहा हूं, सिर्फ किसको मारे? मच्छर को। अब मच्छर को मारने के लिए ही आपने इस्तेमाल किया, लेकिन ये पौधों को भी नुकसान कर रहा है, ये पिस्तानियों को यानी मैमल्स को भी नुकसान कर रहा है, ये दूसरा और को भी कर रहा है। तो ये वायरस फायदे का हुआ क्या? नहीं, इससे तो वही नुकसान हो रहा जो केमिकल की वजह से हो रहा था। इसका मतलब आप ऐसे बैक्यूलो वायरस लेंगे जिनका दायरा महदूद है, यानी या तो वो सिर्फ पौधों को ही किल करेगा, या तो सिर्फ मैमल्स को ही करेगा, या तो सिर्फ कीड़ों को ही करेगा। यानी अगर आपने कीड़े के लिए इस्तेमाल किए तो मैमल्स को और पौधों को कोई नुकसान नहीं होने वाला। बात समझ में आ रही है? इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये इस वक्त खुसूसियत से मतलूबा खूबी होती है जबकि मुश्तरका पेस्ट मैनेजमेंट यानी IPM के लिए मुफीद कीड़ों की हिफाजत मकसूद हो, या किसी माहौलियाती तौर पर हसास इलाके में क्या करना हो? ट्रीटमेंट हो। यानी इस तरह का स्पेसिफिक खुसूसियत रखने वाले बैक्यूलो वायरस कब आप यूज करेंगे? आप उस वक्त यूज करेंगे जब आपके पास वो जो ट्रीटमेंट हो वो ऐसी जगह पर करना हो जहां पर वायरसेस के फैलने के चांसेस ज्यादा हो। बात समझ में आ रही है? तो आप देखेंगे कि यहाँ इन्वायरमेंट किस तरह का है, क्या चांस है यहाँ पर, तो उस जगह पर आप इनका इस्तेमाल करेंगे। या फिर आप उस जगह इस्तेमाल करेंगे जहां पर आपको मुश्तरका पेस्ट मैनेजमेंट मतलब कॉमन लेवल पे मिलकर आपको क्या करना है? पेस्ट मैनेजमेंट करना है। यानी क्यों करना है पेस्ट मैनेजमेंट? क्योंकि आपको इकोसिस्टम मेंटेन करना है। जैसा कल भी मैंने बोला कि फूड वेब मेंटेन करना है। अगर आपने पूरे मेंढक को मार दिए तो उसके ऊपर जिंदा रहने वाले सांप वो मर जाएंगे, उसकी वजह से मरने वाले कीड़े उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएंगी, उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो वो पूरे पौधों को खत्म कर देंगे। तो आप क्या करेंगे? आप कीड़ों भी मारेंगे, आप मेंढक को भी मारेंगे, आप सांप को भी मारेंगे, लेकिन हमेशा आप उनको मैनेज करते रहेंगे। अगर उनकी तादाद ज्यादा हो गई तो आप उस तादाद को सिर्फ कम करेंगे, पूरी तरह से खत्म। तो इसको बोला जाता है मुश्तरका मैनेजमेंट। यानी आप इस तरह से आइडिया लगाएंगे कि किसमें बायो कंट्रोल एजेंट में मेरा फायदा है, इसको कहा जा रहा है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल है कि ये वायरसेस कैसा काम करते हैं। तो इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये क्या करेंगे? ये वायरसेस बैक्यूलो वायरसेस, तो ये बैक्यूलो वायरसेस क्या करेंगे? जो भी अल्ली है या जो भी लार्वा है, वो लार्वा क्या करेगा? इस वायरसेस को इंगल्फ करेगा। इंगल्फ करने की वजह से उनके जिस्म में वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, यानी मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद उनके जिस्म के अंदर वो क्या कर देगा? इन्फेक्शन। इस तरह से अब इसी अली के अंदर, लार्वा के अंदर इस वायरसेस का क्या हो गया? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब
डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब रेप्लिका मतलब कॉपी। नंबर में क्या हो गया? इजाफा। नाउ फॉर्मिंग अ न्यू बक्यूलोवायरसेस और रिलीजिंग बक्यूलोवायरसेस। अब ये तो मर गया, लेकिन मरने की वजह से ये क्या करेगा? दूसरे और नए बक्यूलोवायरसेस निकालना शुरू करेगा। नतीजे में जितने भी लार्वा हैं, ये सब लार्वा के जिस्म में वायरसेस इंटर होते जाएंगे और इस तरह से पूरे लार्वा क्या हो जाएंगे? खत्म। समझ में आया? लेकिन ये वायरस सिर्फ उसी लार्वा को किल करता है। जैसे कोरोना वायरस आया, तो कोरोना वायरस के टाइम हमने कहीं नहीं सुना कि वहां कहीं गाय मर गई, यहाँ भैंस मर गई, किसी के घर में बकरी मर गई, किसी के घर की बिल्ली मर गई। अगर ऐसा होता तो तूफान तो डबल हो जाता हमारे, है ना? यहाँ तो साला मसला कोरोना के टाइम तो इंसान से इंसान दूर था, जानवरों से कैसे दूर रहते थे हम लोग? सोचिए थोड़ा सा। उस वक्त भी मियाँ भाई थे, है ना? टमाटे तो खा ही नहीं रहे थे वो। तो ये स्पेसिफिकेशन है कि ये सिर्फ उसी पर्टिकुलर जानदार को ही किल करेगा, यानी ये सिर्फ इसी लार्वा को किल करेगा, बाकी जानवरों को नुकसान इस वायरस से। तो ये बक्यूलर वायरस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या करना है मालूम है कि जब आप इन नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बनाते वक्त आपने क्या करना है? टेब्यूलर फॉर्म बनाना है। हमने जितने भी अलग अलग टाइप के कंट्रोल मैकेनिज्म पढ़े हैं, उन सबको एक के बाद एक कॉलम बनाइए और उनमें जितने अलग अलग नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखते जाइए। एक पूरा टेबल बनाइए। तो इससे क्या हो जाएगा? इस चैप्टर के अंदर जितने भी नाम है बैक्टीरिया के, वायरसेस के, फंजाई के, वो सब आपके सामने आ जाएंगे। बस आपको उनके नाम याद करना है और उनका मैकेनिज्म क्या है वो याद करना है। इस तरह से आपका पूरे चैप्टर का क्या हो गया? खुद ब खुद स्टडी हो जाएगी। फिर बाद में आपने क्या करना है? उसका रिवीजन। मरियम बाजी पहले स्टडी फिर रिवीजन। मरियम पहले रिवीजन पे चले जाएंगे। नाउ अब एक और पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बतौरे फर्टिलाइजर। माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर मतलब फर्टिलाइजर क्यों यूज करते हैं हम? फर्टिलाइजर क्यों यूज करते हैं? खेत में क्यों डालते? खाद क्यों डालते खेत? अच्छी ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो फर्टिलाइजर होते हैं उसमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो हम क्या कर रहे हैं? बायो फर्टिलाइजर, यानी हमने क्या किए? फर्टिलाइज खाद बनाए, लेकिन उसके लिए किसका इस्तेमाल किए? हयातियात यानी जानदारों का। यहां पर कौन से वाले जानदार की बात चल रही है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है? बायो फर्टिलाइजर। नाउ हमारी मौजूदा तर्ज जिंदगी में माहौलियाती आलूदगी, फिक्रमंदी का एक अहम सबब क्या है? ज़राती पैदावार की बढ़ती मांग को पूरा करना है, और उसके कर लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कीमियाई खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके नतीजे में क्या हो रहा है? आलूदगी में एक नुमाया हाथ जो है वो किसका है? कीमियाई खाद का। क्यों? क्योंकि आपने क्या करे? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई खाद लेकर आए कीमियाई, उसको आपने मिट्टी में डाला, इत्तेफाक से आपका खेत समंदर के बाजू है। समंदर जो गिरता है वो उस जगह पे जाके गिरता है जहां से आपका पीने का पानी आता है। इसका मतलब क्या हो गया? जब भी बारिश होगी, खेत की मिट्टी आगे बढ़ेगी, तो खेत की मिट्टी में जो केमिकल है वो भी समंदर में मिल जाएगा। समंदर से होता हुआ वो पीने के पानी में, पीने के पानी से आपके पेट में। इस तरह से आपको क्या होते जा रही है? बीमारियां। समझ में आया? तो वो जो कीमियाई खाद है उनका बड़ा नुकसान ये है। तो बिलाशुबा अब हमें अंदाजा हुआ है कि कीमियाई खादों की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से बहुत सारे हमारे क्या हो रहे हैं? मसाइल हो रहे हैं, और हम पर क्या बढ़ रहा है? दबाव बढ़ रहा है। और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी किसको? बायो फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करना या उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी अब लोगों का धीरे धीरे जहन कहां से कहां शिफ्ट हो रहा है? कीमियाई खाद से ऑर्गेनिक खाद। और ऑर्गेनिक खाद का मतलब क्या है? बायो फर्टिलाइजर। क्यों? क्योंकि वो नुकसानदेह नहीं होगी। वो नुकसानदाह नहीं है। क्यों नहीं है नुकसानदाह? क्योंकि वो जानदारों से ही बन रही है। यानी हम जो प्रोटीन खाते हैं और बैक्टीरिया जो प्रोटीन खाता है, हम जो बनाते हैं, बैक्टीरिया जो बनाता है, दोनों में सिमिलैरिटी है। तो वो जो चीज हमको दे रहा है, हम जो चीज उसको दे रहे हैं, उससे कोई नुकसान। यदि बैक्टीरिया हमारे पेट में है, हमको उनसे कोई नुकसान नहीं होता। तो इससे इन साइंसदानों ने दिमाग लगाए कि अगर हम कीमियाई
खाद की जगह अगर हम बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर यूज करते हैं तो उससे हमारे पास इन्वायरमेंटल इशू, माहौलियाती जो बहरान है वो कम से कम होता जाएगा। नाउ वर्टी बायो फर्टिलाइजर्स वो असूए हैं जो मिट्टी की तगजियाई क्वालिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जो मिट्टी की न्यूट्रिशन की लेवल है उसको वो क्या करते हैं, उसमें इजाफा करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स के असल वसीले बैक्टीरिया है, फंजाई है और कौन है, साइनोबैक्टीरिया है। जैसा हम आमतौर पे हम हमेशा सुनते रहते हैं, क्या हम ये सुनते हैं कि जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों के ऊपर हमको क्या दिखाई देती है, गांठ, है ना। उस गांठ को हम क्या कहते हैं, राइजोबियम। जो राइजोबियम के हम भाषी मतलब सेम के लिए यहां लफ्ज है सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक, या उसको दूसरे अल्फाज में क्या बोला जाता है, सिम्बायोसिस। ताल्लुक की वजह से बनते हैं, यानी जो फलीदार पौधे हैं उनकी जो जड़ें हैं उस जड़ों के ऊपर गांठ बनती है छोटी छोटी, उसको क्या बोला जाता है, राइजोबियम। जब अभी पौधे वाले जो हम स्टार्ट करने वाले प्लांट फिजियोलॉजी, उस प्लांट फिजियोलॉजी में राइजोबियम वाला वर्ड आएगा, सोफियान में याद रखने का, मैं पूछूंगा, ठीक है। नाउ ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये फिजाई नाइट्रोजन को नामियाती शक्ल में फिक्स कर देते हैं, जिससे पौधे की तगजियाई शक्ल में क्या हो जाता है, इस्तेमाल। यानी हवा के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन है बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके उसको कहां डाल देंगे, जमीन में। अब अगर मिट्टी में वो आ गया तो मिट्टी से वो नाइट्रोजन किसको मिलेंगी, पौधे को। और हमने पढ़ा हुआ है डीएनए की जब साख्त बनती है तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन। प्रोटीन जो बन रहे हैं अमीनो एसिड में भी क्या होते हैं, नाइट्रोजन, अमाइनो ग्रुप। याद आ रहा है, इसका मतलब जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन जब पौधे के जिस्म में जाती है, पौधे की बॉडी में जाती है, तो पौधे की बॉडी के अंदर अमीनो एसिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए ये सब बनाना शुरू करती है। और अगर प्रोटीन बन रहा है तो उसकी बॉडी बढ़ेंगी। इसीलिए हमने जब प्रोटीन को डिफाइन किया था तो हमने क्या बोला था, बिल्डिंग ब्लॉक। प्रोटीन को क्या बोला था हमने, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। यानी हमारा जिस्म जो बना हुआ है ये किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से जो पौधे हैं उनका भी जो जिस्म बनेगा वो भी किससे बनेगा, प्रोटीन। तो दूसरे जो बैक्टीरिया है मिट्टी में आजादाना रहते हुए फिजाई नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एजोस्पेरिलोमोटो और एसेटोबैक्टर। यहां पर कुछ तो भी गड़बड़ हो गया, मेरे स्पेलिंग देखो इसकी, नहीं तुम नहीं, इंग्लिश वाले देखो जरा, एसेटोबैक्टर और एजोस्पेरिलियम, है ना, एजोस्पेरिलियम। अच्छा, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, एजोस्पेरिलियम 2, यानी एजोस्पेरिलियम से लेकर एजेटोबैक्टर, ऐसा था। इसीलिए मैं बोला कि यार यहाँ कुछ तो भी गड़बड़ है नाम में। तो वो कौन है, सिर्फ एजोस्पेरिलियम, यानी जैसा हम बोलते हैं ना इंग्लिश में 1 to 4, 8 to 12, यानी 8 से 12। तो वो रेंज बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं वो, हाँ, A to Z। तो एजोस्पेरिलियम से लेकर कहां तक, एजेटोबैक्टर, ये सब क्या करते हैं, पौधों की मदद करते हैं ताकि वो क्या करें, नाइट्रोजन का क्या कर सके, इस्तेमाल करें। इसी तरह मिट्टी के नाइट्रोजनी मशमूल को, यानी नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है उसको वो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। हम आगे चल के एक पूरा टॉपिक है, कहां पर, जब हम ये पढ़ेंगे, नहीं, न्यूट्रिएंट के टाइम हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। और मेरे हिसाब से शायद हम लोग पढ़ चुके इसको। पौधों के अंदर हमने पढ़ा क्या, हमारा स्टार्ट कहां से हुआ, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल के अंदर नहीं, बायोमोलिक्यूल में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हुआ, ठीक है। नाउ लास्ट, फंजाई भी क्या करते हैं, जैसा हमने कहा कि बैक्टीरिया है तो वैसे ही कौन है, फंजाई है। फंजाई भी क्या करते हैं, पौधों के साथ हमभाषी मतलब सिम्बायोटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फंजाई पौधों के साथ सिम्बायोसिस शो करते हैं तब उन फंजाई को बोला जाता है माइकोराइजा।
क्या बोला जाता है इनको? माइकोराइजा। और ये जीनस ग्लोमस की बहुत सी अकसाम माइक्रो यानी माइकोराइजा की क्या करती है? तश्कील करती है। यहां देखो, ये नाम में मेरे को कुछ गड़बड़ दिख रहा है। सही है, जीनस सही है। बराबर है, मेरे को गड़बड़ दिख रहा है, कुछ नाम में कंफ्यूजन। जीनस ग्लोमस की बहुत सारी, नहीं मतलब कैसा लिखा है जीनस ग्लोमस? सही है। यानी बैक्टीरिया फंजाई का जो एक ग्रुप है, फंजाई का एक खानदान है, वो खानदान किससे बिलोंग करता है? ग्लोमस से। वो सब के सब कौन है? माइकोराइजा। माइकोराइजा मतलब जो पौधों के साथ जाके जुड़ जाएंगे, पौधों के साथ ये दोस्ती रहेगी इनकी। और ये सिम्बायोसिस, यानी ये उनको देंगे पानी, वो उनको देंगे खाना, जैसा हम करते हैं। हम बैक्टीरिया को रहने के लिए क्या देते हैं? जगह। बदले में वो हमको क्या देते हैं? विटामिन। याद आ रहा है ना, हम लोगों ने पढ़े थे सीकम, ब्लाइंड सेक, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैसा ये पौधों के साथ भी है ना। अब अगर आपको थोड़ा सा और लॉजिक लगाना है तो आप क्या अच्छे से काम कर सकते हैं मालूम है? पौधों के अंदर सिम्बायोसिस, इंसानों के अंदर सिम्बायोसिस। ये भी एक शॉर्ट नोट बना के रख दीजिए। एग्जामिनेशन में अगर गलती से भी कहीं सिम्बायोसिस पूछा तो आपके दिमाग में फटाक से क्लिक होगा कि इंसानों के अंदर सिम्बायोसिस होता है बैक्टीरिया के साथ, सीकम के अंदर, और पौधों के अंदर जड़ों में कौन करता है? फंजाई, जिसकी वजह से नाम क्या बनता है? माइकोराइजा। नाउ हमबाश फपून यानी सिम्बायोटिक फंजाई मिट्टी से क्या लेती है? फास्फोरस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया पौधों को क्या दे रहे थे? बैक्टीरिया अजोटोबैक्टर क्या दे रहे थे पौधों को? एटमॉस्फेरिक, क्या दे रहे थे वो? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन कौन दे रहा था उनको? बैक्टीरिया। फंजाई क्या दे रहे हैं? फंजाई उनको क्या दे रहे हैं? फॉस्फोरस। क्या दे रहे हैं? फास्फोरस। अगर पौधों को फास्फोरस मिलेगा तो फास्फोरस की वजह से पौधों के जिस्म में कौन सा वाला बायोमोलिक्यूल बनेगा? डीएनए, न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड और प्रोटीन। याद आ रहा है? तो इसका मतलब उनके जिस्म में बायोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है। नाउ ऐसे ताल्लुक रखने वाले पौधे दूसरे फायदे भी क्या करते हैं? हासिल करते हैं। जैसे जड़ में रहने वाले जरासीमों के तई, उसकी वजह से क्या मिलता है? मुदाफियत। साथ ही साथ वो क्या करेंगे? फर्टिलाइजर यानी खाद। और इसी तरह से खुश्क साली के लिए बर्दाश्त। मैंने इससे पहले आपको बोला था कि जिस फंगस में मैं काम कर रहा हूं, इंडोफाइटिक फंजाई है ना, वैसे ही ये माइकोराइजा है। ये माइकोराइजा की खास बात क्या है? अगर ये कोई ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पर ड्राउट कंडीशन है, खुश्क साली है, तो वहां पर क्या होता है? इन पौधों को पानी नहीं मिलेगा। तो पानी लेने का काम किसका है? जड़ों का। तो जड़ तो अब इतनी दूर तक जा नहीं सकती पानी लाने के लिए, तो पानी लाने के लिए कौन बढ़ेगा? फंजाई। तो इस तरह से खुश्क साली के अंदर इसको जिंदा रखने हैं तो इसको पानी चाहिए, तो जमीन के अंदर 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 जाने का काम कौन करेगा? ये फंजाई। और वहां से पानी लेके किसको देगा? पौधे को। इस तरह से इनके बीच में कौन सा रिलेशन हो गया फिर? हमबाश, दोस्ताना, यानी सिम्बायोटिक रिलेशन। तो सिम्बायोटिक रिलेशन के तौर पे वो मुदाफियत भी देगा, यानी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, रेजिस्टेंस। उसकी वजह से वो क्या देगा? खाद। उसी तरह से वो क्या देगा? खुश्क साली में जब पानी की कमी है उस वक्त उसको जिंदा रहने में मदद करेगा। और मजमूई तौर पर पौधे की नमू और बढ़ोतरी को ये क्या करेगा? इजाफा करेगा, है ना। जब ये इतनी सारी चीजें मिलेंगी तो पौधे की क्या ग्रोथ रुक जाएंगी क्या? नहीं, उसकी ग्रोथ में क्या होगा? इजाफा। नाउ इसी तरह से तीसरा है साइनोबैक्टीरिया। तीसरा कौन है? साइनोबैक्टीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ऊपर दो नाम पड़े ना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया ये ऑटोट्रॉफिक है। साइनोबैक्टीरिया ये कैसे है? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद गिजाई। खुद गिजाई मतलब अपनी गिजा खुद बनाते हैं।
है ना, जैसा आयशा बाजी, आलिया बाजी बेचारे खुद का खाना खुद बना रहे, खा रहे, है ना। ठीक है, तो ये जो साइनोबैक्टीरिया ये कैसे हैं, ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स है जो आबी और खुश्की के माहौल में दूर दूर तक फैले हुए हैं, यानी ये हर जगह दिखते हैं हमको, पानी में भी है, जमीन पर भी है, हर जगह साइनोबैक्टीरिया है, जिनमें से बहुत से क्या करते हैं, फिजाई नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। यानी साइनोबैक्टीरिया एक काम क्या कर सकते हैं, फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इस तरह से इसका मतलब ये है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे मतलब उस पौधे को क्या देंगे, ये फिजा, किस फॉर्म में, नाइट्रोजन की शक्ल में। इसके एग्जाम्पल कौन है, इसके एग्जाम्पल है एनाबेना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। कौन कौन है, एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। कौन कौन है, एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, यानी बहना बहना, है ना, एनाबेना याद रखिए। और कौन है, नॉस्टॉक, और कौन है, ऑसिलेटर। ना अब इसको थोड़ा और याद रखिए, ये सेम नाम, ये जितनी चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं ना, ये पौधों के अंदर जब हम पढ़ने वाले हैं वहां पर हम ये रिपीट करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक किसी और जगह भी मेंशन है, तो अब आपने अगर उसको पढ़ लिए या इसको पढ़ लिए तो आपका सिलेबस क्या हो गया, खुद ब खुद। तो ऐसे कई सारे टॉपिक है जिनको अगर आपने तवज्जो देके पढ़ते गए तो एग्जामिनेशन तक आपके पास सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा और आप 100% 360 आउट ऑफ 360 ले सकते हैं। 360 जो है ना कि 380 है, हाँ ठीक। ना धान के खेतों में यानी गेहूं के खेतों में साइनोबैक्टीरिया एक अहम बायो फर्टिलाइजर का क्या करता है, काम करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब और एक नाम आ गया, किसका नाम आ गया खालिद मियां, ब्लू ग्रीन एल्गी। खालिद मियां को समोसा ला के खिला दो। वो भी क्या करती है, मिट्टी में नामियाती मादों का क्या करती है, इजाफा करती है और इस तरह से उसकी जरखेजी को क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी ना। आज हमारे मुल्क में सनती तौर पर मुतादिद बायो फर्टिलाइजर बाजार में दस्तयाब है। किसान अपने खेतों में जमीनी तगजियात को बहाल करने के लिए और कीमियाई फर्टिलाइजर पर अपना जो इन्हिसार है उसको क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो बाकायदगी से वो क्या कर रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आज मार्केट में सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल हो रहा है, बायो फर्टिलाइजर। यानी हम सबसे ज्यादा कौन सी वाली फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो अभी क्या हुआ, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे पास ज्यादा हो रहा है, तो आपके पास ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी बायो फर्टिलाइजर बनाना बोले तो एकदम आसान है, इतना आसान है। रोजाना आपका घर का जो कचरा निकलता है अगर उसको भी आपने एक ड्रम में जमा करते रहे करते रहे करते रहे तो एक वक्त वो सड़क गल कर क्या बन जाता है, बायो फर्टिलाइजर। तो इतना आसान है, हम इतने सारे काम और इतने सारे आसानी से अर्निंग कर सकते हैं कि हमको सिर्फ आइडिया चाहिए। और इसीलिए हमको हमारी जनरेशन को पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि अगर आज आप पढ़ेंगे तो नए आइडियाज जनरेट होंगे, नए आइडियाज जनरेट होंगे तो हम कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो हमारी बेरोजगारी का रीजन कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार, कोई लोग, बाजू पड़ोसी, आजू का पड़ोसी, वो बाबा या वो कोई नहीं है, हम खुद है, क्योंकि हम मेहनत करना नहीं चाहते और मेहनत नहीं करते तो नए आइडिया हमारे दिमाग में नहीं आते, है ना। हम तो अब्दुल रहमान बिन औफ की वाकया सुनते कि अब्दुल रहमान बिन औफ के साथ जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखात का मामला किया तो उन्होंने क्या बोला, तो बोले कि भाई मेरे को बाजार का रास्ता बता दो, मैं मेहनत करूंगा और पैसा कमाऊंगा। और फिर वो दिन था और उसके बाद की तारीख है कि उस शख्स जब कहा गया तो उन्होंने पूरा का पूरा माल, है ना, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको बोले कि भाई ये माल हमको दे दो, बैतुल माल से इतना इतना अमाउंट हम तुमको देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, जिससे मैं लेने वाला उससे मेरा ऑलरेडी सौदा हो चुका, डबल ट्रिपल चौपल पे, है ना। तो ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं। तो ये छोटे छोटे आइडिया है, ये छोटे छोटे आइडिया कब आते हैं, भूख लगने के बाद नहीं खालिद भाई, जब हम मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वालों को किसी को कोई डाउट है क्या, फातिमा, साजिदा, अक्सा, फाहमी, साफिया, निखत,
अच्छा, मैंने ग्रुप में जो मैसेज डाला है कल का, कौन सा, टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का, तो मेरी आप लोगों से खास गुजारिश है, इसमें निखत है, सफिया है और फाहमी है ना, फाहमी यूपी से है, आजमगढ़ से है। तो मेरी खास आप लोगों से गुजारिश है कि इस मैसेज को आपके अतराफ के एरिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों के दरमियान में शेयर करिए, ठीक है। चलिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद फिजिक्स का लेक्चर है।